हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको विजन आईएएस की अप्रैल मंथ की मैगजीन से क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं और ये क्लासेस यूपीएससी 2025 के लिए और यूपीएससी 2024 के मेंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंककि इसमें से बहुत सारे आर्टिकल्स को मैं बेहद नए अप्रोच के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ। और इस क्लासेस को आप चाहें तो प्रीलिम्स के बाद देख सकते हैं। जिनको अभी इस बार प्रीलिम्स देना है वो तो उनको नहीं देखना है। बाकी 2025 के मेंस देने वाले, बीपीएससी देने वाले या यूपीपीसीएस देने वाले सभी लोग इस क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, ये अप्रैल मंथ की मैगजीन है और जो 2025 का एग्ज़ाम देंगे वो अप्रैल मंथ के मैगजीन से ही क्लासेस स्टार्ट करते हैं और वहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैं सिलेबस से इंटरलिंक करने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपने पॉलिटी वाले सेक्शन से। तो इसमें पहला टॉपिक है राजकोषीय संघवाद। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सभी चीज़ों को आपको दिक्कत क्या आती है कि आप सिलेबस से इंटरलिंक इस चीज़ को नहीं कर पाते हो। ठीक है, फिस्कल फेडरलिज्म पे सवाल बने हुए हैं यूपीएससी मेंस के। अगर आप सवालों को देखें तो फिस्कल फेडरलिज्म या यूपीएससी में प्रीलिम्स में भी 2 बार जो है वो फेडरलिज्म पे फिस्कल फेडरलिज्म पे से इंटर स्टेट रिलेशंस पे सवाल बने हैं। तो ये कैसे सिलेबस से लिंक है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा GS2 का सिलेबस दिखाना चाहता हूँ। ये है आपका GS2 का सिलेबस। ठीक है, ये आपका यूपीएससी का या यूपीपीसीएस दोनों का सिलेबस सेम ही है। GS2 का सिलेबस है, जिसमें आपका पहला पॉइंट बोलता है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, उसके महत्वपूर्ण प्रावधान, बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर के प्रावधानों में विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। यानी कैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुआ, किन किन केसों का, जैसे केशवानंद भारती केस, बेरुवाड़ी केस। ठीक है, इस तरह से केसेस जो हैं, मिनरवा मिल्स का, सब चीज़ों का, केसों का ये जो है किस तरह से विकास हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, ये इसमें पूछा गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक आधार है, यानी भारतीय संविधान किस प्रकार से जो है इवॉल्व हुआ, पहले किस प्रकार से जो है कंपनी शासन में एक्ट आए, फिर जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कैसे एक्ट्स आए, फिर किस तरह से ये एक्ट्स इवॉल्व होते गए, फिर भारतीय संविधान में जब सभा का गठन हुआ, इसके बाद से संविधान बना और इसका विकास, जो ऐतिहासिक आधार और विकास दोनों जो है एक दूसरे से लिंक वाले टॉपिक है। अब आती है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, पूछता है सिलेबस में कि बताता है कि आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, फिर भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन क्या हुए। ठीक, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, मुख्य प्रावधान क्या है, और भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर, और इसी बेसिक स्ट्रक्चर के इवॉल्व में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या है। ठीक है, ये आपका जो है बेसिक बातें हैं जो कि सिलेबस नंबर सिलेबस का पॉइंट नंबर 1 में ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो सिलेबस को आपने देख लिया। इसी सिलेबस में जो पॉइंट नंबर 2 को आप देखोगे तो इसमें पूछा हुआ है कि संघ और राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व। यहाँ बताया हुआ ना कि संघ और राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, क्या उनके कार्य हैं संघ और राज्यों के, उनके उत्तरदायित्व क्या है। और यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है संघीय ढांचा, जो हमारा संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके संबंधित कुछ विषय, जो भी विषय संघीय ढांचा में आते हैं वो, और चुनौतियाँ, जो भी चैलेंजेस हैं संघीय ढांचा से संबंधित, उसको यहाँ पे बात की जाएगी। फिर यहाँ पे बात आता है स्थानीय स्तर पे, लोकल स्तर पे जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी पावर है और फंड है, उसका ट्रांसफ़र कैसे होता है, फंड का ट्रांसफ़र कैसे होता है, उसकी चुनौतियाँ क्या हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, ये आपका सिलेबस में पॉइंट मेंशन है। ठीक, तो इसमें आप सिलेबस में इस पॉइंट को देखो। इसी पॉइंट में पॉइंट नंबर 2 में संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियाँ, यानी फेडरल स्ट्रक्चर में कौन कौन से विषय समाहित हैं और चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो इस चीज़ को आपने देख लिया। अब आते हैं अपने मेन कंटेंट पर। तो यहाँ पे आता है फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, फिस्कल फेडरलिज्म, संघीय राजकोषीय संघवाद। इसमें ये वाला पॉइंट जो है संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियाँ, यहाँ मैंने लिख दिया है। ये चीज़ें इस वाला सिलेबस के इस पॉइंट से संबंधित हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ वो सिलेबस के किस पॉइंट से लिंक है या किस पॉइंट से वो जुड़ा हुआ है और ये किस पॉइंट में आएगा। ठीक, तो ये आपने देख लिया। तो अब आते हैं ना कि संघवाद होता क्या है, संघीय व्यवस्था क्या होती है, फेडरल सिस्टम। पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ बेसिक चीज़ें, इसके बाद हम आर्टिकल की तरफ तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखो। अब क्या होता है कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि जो राष्ट्रीय सरकार थी, राष्ट्रीय सरकार, ठीक, और इसी के साथ साथ जो क्षेत्रीय सरकारें थीं, क्षेत्रीय सरकारें, इसके जो संबंध कैसे होंगे, इनका रिलेशंस कैसा होगा,
क्षेत्रीय सरकार और राष्ट्रीय सरकार, यानी राज्य स्तर पे और ये राष्ट्र स्तर पे। इसका रिलेशंस कैसा होगा, इसी के नेचर के आधार पे, रिलेशंस के नेचर के आधार पे जो हमारा पूरा सरकार है ना, उसको दो भागों में बांट दिया उसने। एक बोला एकात्मक सरकार और दूसरा बोला संघात्मक सरकार। ठीक है, संघात्मक सरकार यानी कि जो भी सेंटर गवर्नमेंट होगी, रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होगी, उसके रिलेशंस कैसे होंगे, उसका नेचर कैसा होगा, इसी के आधार पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने दो भागों में बांटा। एक था एकात्मक, दूसरा संघात्मक। ये बात आपने देख लिया। अब यह बात होती है कि जो संघात्मक होता है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, कुछ विशेषताएं क्या होती हैं इसमें, तो आप देखो यहाँ पे संघात्मक, ठीक, संघात्मक संघ सरकार की, तो इसमें आप देखो तो इसकी दोहरी प्रवृत्ति होती है, दोहरी सरकार होती है, यानी एक राष्ट्रीय स्तर पे सरकार होगी, दूसरी क्या होगी, क्षेत्रीय स्तर पे सरकार होगी। यहाँ पे लिखित संविधान होता है, लिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान होता है। दूसरा होता है यहाँ पे कि यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय सरकार होगी, यानी कि राज्य स्तर की सरकारें होंगी, इसमें क्या होगा, पावर का डिवीजन होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगा, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होगा, शक्तियों का विभाजन और पावर का जो सेपरेशन है वो बेहतरीन तरीके से एक लिखित ढांचे के अंतर्गत वो होगा। संविधान की सर्वोच्चता होगी, इसका जो मुख्य बात है संविधान की सर्वोच्चता होगी। संविधान जो होगा वो कौन सा होगा, मुख्यतः कठोर ही होगा ताकि जल्दी जल्दी संशोधन ना हो पाए। न्यायपालिका क्या होगी, स्वतंत्र होगी। ठीक है, और जो विधायिका होगी वो लगभग द्विसदनीय होगी। किसकी बात की जा रही है, संघात्मक सरकार की ये विशेषताएं हैं, ये मेंस के टॉपिक हैं आपको मैं जो करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। तो इस तरह से चीज़ें जो होती हैं वो संघात्मक सरकार में होती हैं। ठीक, अब संघात्मक सरकार की जो आपने देख लिया विशेषताएं क्या होती हैं, कैसी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो अब लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो आपने देख लिया। तो न्यूज में क्या था, ये बात को आप समझो। न्यूज में क्या था कि राजकोषीय संघवाद, क्योंकि हाल ही में कुछ राज्यों ने, कुछ स्टेट ने केंद्र सरकार द्वारा जो वित्तीय संसाधन है उसके बंटवारे के संबंध में विवाद था, उसको लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया। ठीक है, तो अब बात आती है ना कि आपने एक चीज़ समझा होगा यहाँ पे, एक थोड़ा सा मैं उसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दूँ। जैसे कि आपने देखा क्या, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके क्या है, रिलेशंस हैं। इसी रिलेशंस के आधार पे जो है क्या इनका बन रहा है कि आपका एकात्मक या संघात्मक। तो संघात्मक में क्या है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कि उसमें जो दोहरी सरकारें हैं, और इसमें क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात की, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जा रही है। ठीक है, तो जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या बात उभर के आती है कि अब यहाँ पे जब सेपरेशन ऑफ पावर होगा और केंद्र राज्य संबंध है, दोहरी जो है आपकी सरकारें यहाँ पे होती हैं, तो ऐसे में यहीं पे एक कॉन्सेप्ट, यहीं पे एक टॉपिक उभर के आता है सामने, उसको बोलते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। क्योंकि सेंटर और स्टेट रिलेशंस का जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट उभर के आता है। आप लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे या फिर किसी भी पॉलिटिक्स की किताब को पढ़ेंगे तो उसमें आपको केंद्र राज्य संबंध देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो केंद्र राज्य संबंध देखने को मिलते हैं कैसे, क्योंकि आपने देखा एक सेंटर गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, इसके बीच में रिलेशनशिप्स हैं। तो आखिर जब रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश हैं फेडरल स्ट्रक्चर में, तो इसमें तो ये मुद्दा होगा सेंटर स्टेट रिलेशंस का। यही सिलेबस का पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 2 आपसे कहता है कि इसके बीच के जो चैलेंजेस हैं, मुद्दे हैं और कुछ विषय हैं वो आपको पढ़ना है, वो आपको मेंस में सवाल बनते हैं। ठीक है, तो अब जब आप अपनी किताब को देखोगे या फिर आप जब आपने लक्ष्मीकांत को पढ़ा होगा या पॉलिटी अगर जानते होंगे, तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स कहाँ से इस्टेब्लिश होती हैं। तो आप देखो तो भाग 11 में, जो भाग 11 है आपका संविधान का, ठीक है, भाग 11 में आप देखो तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात की गई है, जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशनशिप 3 भागों में उसमें बांटा गया है। कौन कौन सा, तो यहाँ पे बांटा गया है कौन सा, विधायी संबंध, दूसरा हो गया प्रशासनिक संबंध सेंटर स्टेट में, और तीसरा हो गया वित्तीय संबंध। ठीक है, अब बात यहाँ पे तीनों उभर के सामने आ गई। यानी कि जब हमने क्या देखा, फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर स्टेट गवर्नमेंट है, जिसमें कि इसके रिलेशनशिप्स सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स आती हैं, और इस सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स में 3 बातें निकल कर सामने आई, जिसमें भाग 11 में बताया गया कि विधायी और प्रशासनिक संबंधें होंगी, और भाग 12 में वित्तीय संबंधों को बताया गया। ठीक है, तो जो विधायी संबंध हैं वो आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल आपको याद होने चाहिए 245, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, 245 से 255 तक। ठीक है, इसी तरह से प्रशासनिक संबंधों की जब बात आती है 256 से लेकर के कितना है आपका, 256 से 263 तक है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। अब बात आती है कि वित्तीय संबंध किस में है, तो भाग 12 में जब देखोगे आप, इसमें भाग 12 में देखोगे तो ये आपका किस में आर्टिकल आता है, तो 268 से लेकर के 293 तक, 293 तक। अभी इसके सब जिक्र आएंगे। तो जो आप
टॉपिक पढ़ने वाले हो वो किस चीज़ को पढ़ने वाले हो, किस टॉपिक को, तो आप पढ़ने वाले हो वित्तीय संबंध, फिस्कल फेडरलिज्म की बात यहाँ पे हम करने वाले हैं, क्योंकि ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन से यानी संघीय संबंधी ढांचे से संबंधित कुछ मुद्दे हैं और सिलेबस के पॉइंट नंबर 2 में मेंशन है ये चीज़ें। तो आपको क्या पढ़ना है आज जो टॉपिक में, तो वित्तीय जो संबंध है वो पढ़ना है, ठीक है। यही फिस्कल फेडरलिज्म पे यहाँ पे बात की जा रही है। आपने सिलेबस को देख लिया, संघीय ढांचे को समझ लिया, पूरा कॉन्सेप्ट जो इंटरलिंक करना था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगर आपको चीज़ें तरीके पसंद आ रहा पढ़ाने का तो फिर आप प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, कमेंट अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि इसी आपने वित्तीय संबंध देख लिया, तो इसी चीज़ पे बात यहाँ पे आ रही है कि कुछ राज्यों ने, कुछ स्टेट ने केंद्र सरकार द्वारा जो भी वित्तीय संसाधन है उसके बंटवारे के संबंध में जो विवाद था उसको लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया किस लिए, क्योंकि कुछ जो वित्तीय संसाधन थे उसमें केंद्र के साथ उसने विवाद था। तो इसमें 3 राज्यों ने केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कौन सा, तमिलनाडु सरकार का आरोप था कि केंद्र ने जो है आपदा राहत फंड जारी करने में देरी की। दूसरा, केरल सरकार ने बोला कि जो निवल उधार है उस पर एक सीमा तय करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उधार लगा दी, ठीक है। अच्छा, दूसरा मतलब जो कितना कर्ज ले सकते हैं या मतलब ये सब चीज़ों पे एक सीमा तय की गई थी, इस पर एक सुप्रीम कोर्ट में उधार लगाई गई, अभी हम नीचे देखेंगे। और कर्नाटक ने जो ड्रॉट मैनेजमेंट है, सूखा प्रबंधन है, उसके लिए राहत कोष की मांग करते हुए केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसलिए ये जो है फिस्कल फेडरलिज्म के मुद्दे यहाँ पर उभर के सामने आते हैं। और वही जो मैंने आपको पढ़ाया सेंटर स्टेट रिलेशन में वित्तीय संबंध है, उसी से संबंधित कुछ चैलेंजेस हैं और ये यहाँ पे उसके जो लिंक है, ठीक है। तो जो आप बेसिक पढ़े रहोगे, बेसिक जानकारियाँ आपको रहेंगी, सिलेबस से इंटरलिंक कर लोगे, टॉपिक पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। और मेंस में सवाल इसी से बनते हैं, तो यहीं से आपको मेंस में कंटेंट भी मिल जाएंगे और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं रहेगा, सारी चीज़ें आपको ऑन द टिप याद होती चली जाएंगी। तो राजकोषीय संघवाद की परिभाषा आप चाहें तो मेंस में ये लिख सकते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो संघीय प्रणाली है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके बीच में जो निधि होगा और प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है, निधि जो भी फंड्स हैं और प्रशासनिक जिम्मेदारियां उनका संघ में, राज्य में और स्थानीय सरकारों में, लोकल गवर्नमेंट में जो साझाकरण होता है वही क्या है, राजकोषीय संघवाद होता है। 3 सिद्धांतों से इसको जोड़कर देखते हैं। एक होता है फिस्कल इक्विवेलेंसी, जो राजकोषीय जो संघवाद होता है उसको 3 प्रॉपर थियरम से जोड़कर देखते हैं कि 3 चीज़ें यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करते हैं। कौन कौन से, तो वो एक होता है फिस्कल इक्विवेलेंसी यानी कि राजकोषीय समतुल्यता, यानी कि अगर हर कोई पब्लिक सर्विस है उसके लिए एक अलग क्षेत्राधिकार वाली संस्था हो जिसमें जो लोग उसका लाभ उठा रहे हों वो उसमें शामिल हो। जैसे कि मान लो कि कोई पार्क है, ठीक है, या कोई भी एक पब्लिक सर्विस जो यहाँ पे यूज कर, मान लो पानी है, ठीक है, पानी का इस्तेमाल किया जाए, पब्लिक वाटर है, ठीक है, एक जगह पे। हालांकि पानी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। जो पानी पी रहा है वो उसको टैक्स देगा या फिर पैसे देगा, पे करेगा, उसकी संस्था होगी, उत्तरदायी होगी, उसके लिए वो कार्य करेगी। ये इस चीज़ का यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन की बात यहाँ पे हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन थियरम, यानी कि कोई भी सार्वजनिक सेवा होगा, पब्लिक सर्विस होगी, उसके लिए जो भी उससे जुड़ा हुआ निकटतम सरकार होगा वो उसी कार्य को जल्दी से, सरलता से उसे प्रोवाइड करे, उसका मैनेजमेंट करे और ऐसी सेवाओं और लागतों का भी वहन करे और उससे टैक्स वसूले। ये सब चीज़ें यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन थियरम में आती हैं। और प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी का सिद्धांत ये आता है कि कोई जो सभी कार्य जो होते हैं ना, जो भी कार्य हों, ठीक है, सभी कार्य, लगभग सभी कार्य हैं, वो क्या हो कि शासन की सबसे जो नज़दीकी सरकारें हैं, सबसे जो नागरिकों की सबसे निकटतम सरकार है, जैसे कि पंचायतें होंगी। जैसे कि मान लो कि पंचायतों में अभी आपको पता होगा कि जो वेयर हाउस होते हैं, गोदाम होते हैं, ठीक है, अनाजों के रखने के लिए, उसमें मान लो कि सरकार ने एक योजना ला दी कि हमें जो है अनाजों का जो प्रबंधन है, रख रखाव है, वो FCI के बजाय ग्राम पंचायत स्तर पे हम एक जो गोदाम बनवाएंगे और वहीं पे किसानों को सहूलियत हो जाएगी। आने वाले समय में ऐसा हो भी सकता है, अभी तो हुआ नहीं है, तो वहीं पे वो मैनेजमेंट होगा। तो जो स्थानीय सरकार होगी ना, वो आप देखो तो NDMA की जो गाइडलाइंस हैं उसमें भी बताया गया, ठीक है, कि उसमें भी बताया गया कि किस प्रकार से जो स्थानीय सरकारें होती हैं वो लोगों द्वारा चुनी जाती हैं और लोकल लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं उससे वाकिफ़ होती हैं। स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से वो अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकती हैं, प्रायोरिटीज, और इसी प्राथमिकताओं के आधार पर जो है वे सर्विस डिलीवरी की बात यहाँ पे होती है। तो जो ये सर्विस डिलीवरी होगी बजाय राज्य और केंद्र सरकारों के, उनकी बेहद इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार की बात यहाँ पे होती है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी में। अगर मान लो कि ये चीज़ें करने में ये असफल हैं, तभी केंद्र या राज्य सरकारों को इसमें हस्तक्षेप करके उस सर्विस डिलीवरी को प्रोवाइड करना चाहिए। ये सिद्धांत कहता है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, ठीक है। तो ये राजकोषीय जो संघवाद है ना, उसकी पूरी ये कॉन्सेप्ट है, उसी के पीछे ये थियरम काम करते हैं।
अब आती है ना कि मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज़ें कि जो कैसे जो है पीटी में पढ़ाया था कि राज्य सरकार के जो राजस्व है, रेवेन्यू है, वो कहाँ कहाँ से आते हैं, उसके सोर्सेज क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसके सोर्सेज में अगर देखें तो पहला आता है कर राजस्व, यानी कि जो टैक्स लगा करके रेवेन्यू अर्जित होगी उसमें क्या होगा कि राज्य सरकार का अपना कर राजस्व होगा, जैसे कि आयकर पे टैक्स लगाएगी, संपत्ति व पूंजी लेन देन कर होगा, या वस्तुओं सेवाओं पर टैक्स होगा। फिर केंद्र सरकार से कुछ टैक्स ट्रांसफर होते हैं, मिलते हैं, तो उसमें भी कुछ निधियाँ होती हैं तो वो मिलती हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से गैर कर, जो बिना कर के लगाए राजस्व सृजित होता है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होंगी, उनसे जो भी लाभ होगा, प्रॉफिट होगी, वो लाभांश होगा, वो चीज़ें डिविडेंड। फिर प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो शुल्क लगते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके गैर कर राजस्व में आते हैं। तीसरा होता है केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान जो मिलता है, उसमें आपदा राहत अनुदान हो गया, या स्थानीय निकायों के लिए अनुदान हो गया, या राजस्व का घाटा अनुदान हो गया। इस प्रकार के अनुदान जो होते हैं वो केंद्र सरकार के इस रेवेन्यू के सोर्स होते हैं। और इसी में जो आपदा राहत अनुदान वगैरह के लिए जो है, ये जो आपके पूरे सरकार है ना, ये केंद्र के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई। बातें समझ में आ गई आपको? तो ये चीज़ें थी। अब आता है कि जो राजकोषीय संघवाद होता है उसको हमारे संविधान में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो जो 7वीं अनुसूची है ना, पहले तो आपको 7वीं अनुसूची को ध्यान देना है। आप जानती होंगी संघ और राज्यों के बीच में जो टैक्स का आधार है उसका उल्लेख करने के लिए क्रमशः जो संघ सूची है और राज्य सूची, उसमें उसको सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, और जो भारत का संविधान है 246, वो क्या करता है कि संघों द्वारा, राज्यों द्वारा जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसमें जो भी विषय होंगे उस पर कानून बनाने की पावर को बताता है। ठीक है, फिर राजस्व का वितरण की बातें की जाती हैं। कुछ आर्टिकल्स हैं राजस्व के वितरण से संबंधित, तो जैसे अगर आप देखो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लक्ष्मीकांत को अगर आपने पढ़ा होगा तो इस टॉपिक को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि लक्ष्मीकांत में भी ये सब चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है आपको कि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी टॉपिक्स जो है आर्टिकल्स हैं, ये प्रीलिम्स के साथ मेंस में भी इसको लिखना जरूरी होता है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स को छोड़ा भी गया है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें आप आर्टिकल को देखो 268 आर्टिकल जो है वो क्या बोलता है कि केंद्र द्वारा उद्गृहित होगा और राज्यों द्वारा संग्रहित होगा और विनियोजित कर होगा, वो 268 में आता है। ठीक है, यहाँ पे 269 से शुरुआत की गई है, हालांकि 268 भी आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद जो है, अच्छा इसके बाद आपको ध्यान देना 269 को, यानी कि संघ द्वारा जो कर लगाए जाएंगे, वसूले जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से राज्यों को सौंप दिए जाएंगे। ठीक है, 269A ये आप जानते ही होंगे कि अंतर्राज्यीय जो इंटरस्टेट व्यापार होता है उसके द्वारा जो वस्तु सेवा कर होता है जीएसटी, वो सरकार द्वारा लगाया जाएगा, एकत्रित किया जाएगा, और इसे जो है जीएसटीएन परिषद जो होगी उसकी सिफारिश होगी, उसके आधार पर केंद्र राज्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये आर्टिकल आप पढ़े ही होंगे। फिर ठीक इसी तरह से 270 आर्टिकल है, जिसमें कि बताया गया है कि जो संघ द्वारा और लगाए गए जो वसूले जाने वाले कर होंगे, लेकिन जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं होगा, राष्ट्रपति के आदेश पर जो है संघ और राज्यों के बीच में वितरित किए जाने वाले कर का यहाँ पे बातें की जाती हैं। ठीक है, 270 वाले आर्टिकल में यहाँ पे बताया गया। तो इस तरह से जो है आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आर्टिकल्स हैं, जैसे सेंटर ग्रांट इन एड है 275 आर्टिकल, इसमें राज्यों को सहायता अनुदान मिलता है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है 292 में, जिसमें कि अगर देखें तो 293, ये दोनों आर्टिकल को आपको ध्यान देना है। ये दोनों आर्टिकल को मैंने पीटी में पढ़ाया है। 292 में बताया गया कि केंद्र सरकार के पास देश के अंदर जो है या बाहर उससे धन के उधार लेने की शक्ति होती है केंद्र सरकार के पास, यानी अगर चाहें तो वो देश के अंदर भी ले सकते हैं कर्ज, और देश के बाहर से भी जो है कुछ संस्थाएं हैं या फिर सरकारें हैं, IMF है, WBI वर्ल्ड बैंक है, इनसे आप जो है वो क्या कर सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं। लेकिन जो आपके स्टेट है ना, स्टेट, वो क्या कर सकते हैं कि वो 293 में बताया गया कि केवल जो है घरेलू स्रोतों से ले सकते हैं, विदेश से ऋण नहीं ले सकते स्टेट। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर मान लो कि किसी राज्य पे केंद्र सरकार का ऋण बकाया है, ठीक है, तो वह केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी अन्य कर्ज नहीं ले सकता। आर्टिकल 293 में ये बातें स्पष्ट तरीके से कही गई हैं। इसी तरह से वित्त आयोग की बात आती है, जिसमें 280 की बात हो रही है, जिसमें संघ और राज्यों के बीच में जो वित्तीय संसाधन होंगे उसके वितरण के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वित्त आयोग के गठन की बात की जाती है, जिसमें कि हर साल राष्ट्रपति द्वारा 4 साल बाद, हर 5 साल बाद जो है वो वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है, अब आती है सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी बात हमने आपको मेंस के टॉपिक में किया था कि संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियाँ, यानी कि इसी में फिस्कल फेडरलिज्म में केंद्र राज्य का जो वित्तीय संबंध है उससे जुड़े जो विवाद हैं, मुद्दे हैं, वो आपके मेंस के टॉपिक में तो है, सिलेबस नंबर 2 में, पॉइंट नंबर 2 में, सिलेबस नहीं 2 में, पॉइंट नंबर 2 में। ठीक है, तो इस पर पहला जो मुद्दा आता है वो क्या है कि राज्यों पे उधार या ऋण लेने की सीमा, इसको मैंने पीटी में पढ़ाया था, आपको याद करो
कि इसी पे बात हो रही थी, एक रिपोर्ट भी आई हुई थी। तो जो राज्य हैं उस पर उधार या ऋण लेने की एक समय सीमा, जो एक समय नहीं, एक सीमा तय की गई। जैसे केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष में 2023-24 में जो जो स्टेट है वो कितना ऋण ले सकते हैं उसकी सीमा को तय किया। कैसे? जो 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 आपका जीएसडीपी होता है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होते हैं उस पर 3%, उसका 3%, जीएसडीपी का 3% तक आप कर्ज ले सकते हो। यह सीमा जो है वो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जो है वो आरोपित की गई है। ठीक है, जैसे कि अभी कुछ बढ़ाने के लिए शर्तें भी लगाई हैं केंद्र सरकार ने राज्यों की, जैसे कि विद्युत सेक्टर में सुधार वगैरह करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, इसके साथ ही जो है वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस हो रहा है। जैसे कि आपको इसको अगर ध्यान दूँ तो जो कर की रेट है यानी टैक्स का जो दर है उसको बढ़ाने की शक्ति काफ़ी हद तक अगर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जैसे कि आयकर हो गया, सीजीएसटी हो गया, जो कस्टम ड्यूटी हो गई, ठीक है, आपका इसी तरह विदेशी लेन देन पे कर हो गया, या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर टैक्स लगा रहे हैं, तो ये आय हो रही है। तो इस पर जो कर की दर बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? मैक्सिमम केंद्र सरकार के पास है। और जीएसटी लागू हो गई, तो जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकारों के पास क्या है कि वो केवल जो होती हैं वो वस्तु सेवाओं के उपभोग पे कर लगा सकती हैं, एसजीएसटी वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्सेस के बेसिस को या उसके दरों को बढ़ाने की शक्ति नहीं है। तो ये एक प्रकार का इम्बैलेंस हो रहा है, यानी कि जो है उसमें असंतुलन पैदा हो रहा है। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का बोझ हो रहा है। जैसे कि आरबीआई ने क्या बोला कि बजटीय व्यय को विकासात्मक और जो गैर विकासात्मक वर्गीकृत किया। ठीक, तो इसी हिसाब से अगर देखें तो व्यय जो हो रहा है, विकासात्मक व्यय हो रहा है वो और इसमें काफ़ी बढ़ रहा है, बोझ बढ़ रहा है। इसी पे अगर आप थोड़ा सा डीपली स्टडी किया करो, और उस चीज़ में मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। जैसे कि ये मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, यूपी पीसीएस में सवाल पूछा, एक यूपी पीसीएस में सवाल पूछा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि रक्षा सेवाओं पे व्यय जो है वो अनिवार्य व्यय होता है और इसे गैर योजनागत व्यय में शामिल करते हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद रखो कि जो रक्षा सेवा होती है ना, उसमें जो व्यय होगा, एक्सपेंडिचर होगा, वो अनिवार्य व्यय होता है और इसे गैर योजनागत व्यय में शामिल करते हैं। ये स्टेटमेंट था, इसको मतलब सही या गलत में पूछा हुआ था यूपी पीसीएस में। तो सवालें कहीं यहीं से बनती हैं, सब कुछ घूम फिर के। अगर मैगजीन को आप अच्छे से फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आपका सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर आता है अंतर सरकारी राजकोषीय अंतरण। जैसे कि कुछ क्या हो कि कुछ वर्षों में जो स्टेट हैं उनके लिए केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो टैक्स का ट्रांसफ़र है ना, उसमें गिरावट आई है। जैसे कि 15वां वित्त आयोग है, उसने क्या बोला कि जो टैक्स ट्रांसफ़र कैसे होगा उसका फॉर्मूला तैयार किया। तो जनसंख्या आपकी उसकी 15%, उसका 15% भारांश होगा, क्षेत्रफल का 15% भारांश होगा, प्रति व्यक्ति आय का अंतर जो होगा वो 45% होगा, और जनसांख्यिकी संक्रमण का 12.5%, कितना वन और परिस्थिति की उसका 10%, और कर और राजकोषीय प्रयास का 2.5%। इस तरह से जो है आपका ये क्या करते हैं कि टैक्स का ट्रांसफ़र का फॉर्मूला तैयार होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें आप प्रति व्यक्ति आय का जो अंतर है वो काफ़ी अधिक है। तो इससे अधिक भारांश देने पे क्या होता है कि जो आर्थिक स्थिति जो सुधारने उस राज्य है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो ये चीज़ें मुद्दे हैं। फिर सेस जो होता है उपकर, उससे राजस्वों के पास उससे जो राजस्व हो रहा है सेस लगाने से, ठीक है, उपकर लगाने से राज्यों से साझा नहीं होता है। ठीक, तो ये क्या है कि ये बड़ी समस्या आ रही है, ये बहुत दिक्कत है। डेटा अगर देखें तो आपने केंद्र सरकार 2022-23 से 17-18 के बीच में जो उपसेस था उससे क्या हुआ कि 133% की वृद्धि उसके संग्रह में हुई, लेकिन राज्यों के पास कुल राशि कितनी है, मतलब वो अगर देखें तो 25% जो टोटल उसके टैक्स का कलेक्शन है जो सेस लगाने से राजस्व हुआ है, लेकिन राज्यों के साथ साझा नहीं किया गया। ये समस्या है। ठीक है, ये चैलेंजेस हैं। फिर सहायता अनुदान में कमी आ रही है। सहायता अनुदान की तो बात आर्टिकल 275 में की ही गई है। 275 में सहायता अनुदान जो ग्रांटिंग एड होता है, तो ये देखें तो ये भी केंद्र सरकार से राज्यों को बिल्कुल कम हो चुका है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है उसमें राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार की जो भूमिका होती है वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सिकुड़ रही है। ठीक है, तो ये बड़ा राजस्व की हानि जो है वो राज्यों को भी भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में ये चैलेंजेस हैं, और इसको आप मेंस में लिख सकते हो। मेंस में सीधे डायरेक्टली आप पॉइंट इसको आप नोट्स भी बना सकते हो, जैसे जो मैंने हाईलाइट किया उस चीज़ को नोट बना सकते हो आप। ठीक है, तो आगे की राह जो है क्या होनी चाहिए, ये बातें तो आएंगी निकल कर सामने कि आखिर जो चैलेंजेस हैं, तो आगे की राह आप लिखोगे। तो 16वें वित्त आयोग की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि जनसांख्यिकी संक्रमण की बात हो रही है, प्रवासन की बात हो रही है, माइग्रेशंस की, आंतरिक प्रवासन हो या बाहरी प्रवासन हो, जलवायु परिवर्तन संकट हो, या स्टेट स्पेसिफिक जो मुद्दे होंगे उसके लिए जो 16वें वित्त आयोग है ना उसके साथ चर्चा करना बेहद आवश्यकता है। ठीक है,
ये बातें हैं। और 36 कर वितरण में जो मानव विकास सूचकांक है उससे विचार करके भारांश दे सकते हैं, ऐसी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ऑफ बजट बोरोइंग की समीक्षा करनी चाहिए, यानी कि राज्य और संघ दोनों को बजट से जो अलावा अलग जो है उधार लेने की व्यवस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता है। ऑफ बजट बोरोइंग को मैंने आपको पढ़ाया भी है। अच्छा, क्षैतिज असंतुलन को दूर रखना है, जैसे कि राज्यों की जनसंख्या है उसको ध्यान में न रखते हुए राज्यों क्या है कि निश्चित और न्यूनतम वित्तीय संसाधनों का ट्रांसफर जरूरी है, ठीक है। और राज्यों को टैक्स के ट्रांसफर में न्यूनतम हिस्सेदारी की गारंटी भी देना चाहिए। एक जो निर्धन राज्य है उसको टैक्स के ट्रांसफर के लिए एक समय सीमा भी तय करनी चाहिए, ठीक है, एक सीमा भी तय करनी चाहिए। और अगर देखें तो राजकोषीय जो संघवाद है उसके जो समर्थन करने वाले प्रमुख सिद्धांत में से जो शामिल है उस पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि वित्तीय मामलों में केंद्र और राज्यों को दोनों को स्वायत्त होना चाहिए, ठीक है। इसको एक दूसरे पर अनावश्यक रूप से निर्भर नहीं रहना चाहिए। केंद्र और राज्यों को दोनों जो वैध खर्चे हैं उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि जुटाने में सक्षम भी होना चाहिए। और जब यदि एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रही है तो आय में भी वृद्धि की बात होनी चाहिए, ठीक है। ये बातें यहाँ पे करने से राजकोषीय संतुलन को जो है वो साधा जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने सिलेबस के पॉइंट नंबर 2 में संघीय ढांचे से संबंधित चुनौतियाँ और उसके जो है विषय, इससे संबंधित हमने यहाँ पे ऐसा आर्टिकल में डिस्कशन किया। बहुत अच्छा आर्टिकल था और आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो होते हैं हम लोग चलते हैं दूसरे वाले पे, शासन में सिविल सेवाओं की भूमिका। अब आप अपने सिलेबस को देखो ध्यान से, जिसमें आपको पॉइंट नंबर 17 में लिखा हुआ है कि जो लोग ये गवर्नेंस वाला सेक्शन है, जिससे कि शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही, इस गवर्नेंस मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, इंस्टीट्यूशनल्स और अन्य उपाय जो हो सकते हैं वो, ये सारी चीज़ें गवर्नेंस की हैं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। प्रीलिम्स के बाद मेंस की क्लासेस मैं एक एक टॉपिक को, एक एक सिलेबस के पॉइंट को बेहतरीन तरीके से नोट्स के माध्यम से, खुद के मैंने नोट्स तैयार कर रहा हूँ मैं, और खुद मेरे नोट्स हैं वो, और उसमें कुछ जो आपको ये पीटी का और विज़न का जो मेंस का सिलेबस होगा, मेंस के जो कंटेंट होंगे उसको समाहित करके बेहतरीन तरीके से एक सिंगल आपको क्लासेस में सभी पॉइंट पे, सभी सिलेबस के पॉइंट पे क्लासेस मिल जाएंगी। और ये 17 जून के आसपास जो है वो मैंने 18 जून को मैं शुरुआत करूँगा। और मेंस जब तक यूपीएससी का होगा तब तक आपको सिलेबस के सभी पॉइंट मेंस के मैं कंप्लीट करा दूंगा। ऑलरेडी मैंने जीएस के 3 यूनिट खत्म कर दिए थे, जीएस 4 के, वो बहुत पहले मैंने किया था, उसको मैं भी कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो यहाँ पॉइंट नंबर 17 को आप देखो, लोकतंत्र में उभरती हुई जो ट्रेंड्स हैं उसके संबंध में सिविल सेवाओं की भूमिका। सिविल सेवाओं की जो भूमिका क्या है, जो लोकतंत्र में जो भी ट्रेंड्स उभर रहे हैं, तो ये बातें यहाँ पे निकल कर सामने आती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, शासन में सिविल सेवाओं की भूमिका, सीधे डायरेक्टली सिलेबस से हमारा लिंक्ड गवर्नेंस है। गवर्नेंस में किस प्रकार से सिविल सर्वेंट का जो बातें आती हैं वो सारी चीज़ें सिलेबस में यहाँ पे इस वाले पॉइंट से सीधे डायरेक्टली वो आया हुआ है क्वेश्चन। इस यानी इस टॉपिक को आप तैयार करोगे, इस यूनिट को, इस आर्टिकल को तैयार करोगे तो आपके सिलेबस का एक पॉइंट और तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि हाल ही में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने शासन और जन कल्याण को आगे बढ़ाने में सिविल सेवाओं की भूमिका को रेखांकित किया, ठीक है। तो सिविल सेवा होती क्या है, तो शासन में कि जो एग्जीक्यूटिव जो शाखा होती है ना, एग्जीक्यूटिव शाखा जो काम करती है उसकी स्थायी अधिकारी होते हैं सिविल सेवक, ठीक। अब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो योग्यता आधारित था, ये योग्यता आधारित, इसमें जो आपका बात ध्यान दो, योग्यता आधारित जो था आधुनिक सिविल सेवा के जो कॉन्सेप्ट है वो 1854 में लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट थी, मैकाले की, इसी के आधार पर ये साकार हुई थी। और स्वतंत्रता के बाद अगर देखें तो सिविल सेवाओं को 3 प्रकार में इसको वर्गीकृत किया गया। एक आते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, जिनका आर्टिकल 312 में उल्लेख है, 312 में उल्लेख है, ठीक, ये आप पता ही होगा आपको। और ये जो देखें तो ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए साझे तौर पे काम करते हैं, जिसमें इनके सेवाओं के सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा भर्ती किया जाता है और प्रशिक्षित किया जाता है, और अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारों को अपनी सेवाएं देते हैं। दूसरी होती है केंद्रीय सेवाएं। ये सेवा के सदस्य क्या करते हैं कि जो एकदम आपको अनन्य तौर पे वो क्या करते हैं, सिर्फ केंद्र सरकार को सेवाएं देते हैं। राज्य सेवाएं क्या होती हैं कि ये राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होती हैं, प्रशासन से उनसे संबंधित विषय होते हैं। तो सिविल सेवाओं के संबंध में कुछ संवैधानिक प्रावधान है जिनको आपको अगर जीएस 2 में सवाल आए तो आपको आर्टिकल तो लिखने पड़ेंगे। तो जैसे कि आर्टिकल 310 ये बोलता क्या है कि संघ सरकार के अधीन रक्षा या सिविल सेवा का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ध्यान को देना, इस आर्टिकल को प्रीलिम्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछ सकता है।
संघ सरकार के अधीन रक्षा या सिविल सेवा का प्रत्येक व्यक्ति जो होगा वो किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यों में सिविल सेवा का प्रत्येक सदस्य क्या होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। आर्टिकल 311 में बोला गया इसमें सिविल सेवाओं की बर्खास्तगी, निष्कासन या पद से अवनति संबंधी प्रावधान भी हैं। और 312 में अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विसेज की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ही। तो अगर आप देखो ना कि चीज़ें कैसे आपको यहाँ पे लिंक करनी है, ये अब आते हैं, ये प्रीलिम्स का आपका हो गया। प्रीलिम्स के लिए आपको इसमें से अधिक कुछ नहीं डरना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ आपको डायग्राम भी बनाए हैं, कुछ सारी चीज़ें बताई हैं, तो वो देखते हैं। तो आता है ना कि अब लोकतंत्र में इसकी जो सिविल सेवाएं हैं शासन में, उनकी भूमिका क्या है, आखिर क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवाओं की जो बात आती है ना सिविल सेवकों की, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपका मेंस का टॉपिक है, आप जानते होंगे। सिलेबस के पॉइंट नंबर 17 से मैंने आपको इसको जोड़ा भी। तो शासन की निरंतरता बनाए रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप लिख सकते हो भूमिका में, क्यों, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। महत्व में भी लिख सकते हो, भूमिका में भी लिख सकते हो। अगर आपसे महत्व पूछे तो इसमें भी आप लिख सकते हो, और भूमिका पूछे तो इनकी क्या भूमिका है सिविल सेवाओं की शासन में, गवर्नेंस में, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में, तो आप इनको भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों पॉइंट को ध्यान देना। तो शासन की निरंतरता, जैसे कि सरकारें तो बदलती रहेंगी, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अस्थायी कार्यकारी का हिस्सा होते हैं सिविल सेवक, ऐसे में शासन में निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सरकार और लोगों के बीच में एक इंटरफेस का काम करते हैं। जैसे आप इस चीज़ को आप जैसे कि आप लिखोगे मेंस में, तो ये पॉइंट को आप बना सकते हो, एक डायग्राम बना लो, उसमें बीच लिख दो ये सिविल सेवक, यानी कि सिविल सेवक क्या होता है कि सरकार के बीच में और जनता के बीच में क्या होता है, इंटरफेस का काम करता है, एक जुड़ने वाला, एक लिंकेज का काम करता है। जनता की जो बातें हैं, वो सरकार की जो योजनाएं होंगी और जनता की जो जरूरतें होंगी, उसके हिसाब से जो है ये कार्य करेगा प्रशासन में। तो सिविल सेवक जो होता है वो जनता और सरकार के बीच में जो है इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, लोगों की ज़रूरतों को, सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करता है। ठीक है, नीति निर्माण, पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए काम करता है, इनपुट देता है, नीतिगत क्षेत्रों की पहचान करता है, विकल्पों का विश्लेषण भी करता है, और सामाजिक मुद्दों पर समाधान भी देता है, और मंत्रियों को सलाह भी देता है। तो इंपॉर्टेंट हो गया, ये चीज़ को आपने देख लिया। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में इसकी बड़ी भूमिका है, जैसे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो टी.एन. शेषन जो हैं वो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इन्होंने चुनाव सुधार के संबंध में बहुत बढ़िया काम किया, और चुनाव में धनबल और बाहुबल के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण है, तो इनके आप देख सकते हो। सहभागी लोकतंत्र के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल के लिए एम गोखले ने विकेंद्रीकृत जमीनी स्तर की योजना और विकास के लिए नागालैंड में ग्राम विकास बोर्ड की शुरुआत की थी। और सहभागी लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका में केस स्टडी के रूप में इसको आप मेंशन कर सकते हो एम गोखले को। ठीक है, समावेशी लोकतंत्र के निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका है, जैसे कि वंचित वर्गों को समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो 2020 में बालांगीर जिला प्रशासन ने ट्रांसजेंडर समुदाय होते हैं उनको मुख्य धारा में और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए स्वीकृति योजना जो है स्वीकृति योजना की शुरुआत की थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना है, कॉपी में नोट कर लो केस स्टडी के रूप में। समावेशी लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका, GS4 में भी इस चीज को आप लिख सकते हो, सभी तीनों को। ठीक है, तीनों को। इसी के साथ साथ जो है समृद्धि और विकास में भी बड़ी इनकी भूमिका होती है, जैसे कि कानून व्यवस्था को लागू करने में। ठीक है, क्योंकि देश की जो सामाजिक आर्थिक विकास होगा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि संघर्ष और तनाव जो है वो बिल्कुल न्यूनतम हो, सामाजिक सद्भाव बना रहे, एकता बना रहे। ऐसे में एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो असम की आयरन लेडी के नाम से मशहूर IPS अधिकारी जो है संजुता पारासर ने, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर गतिविधियों में जो विद्रोही थे उनको निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी इसी तरह से लिख सकते हो संसाधन की कमी और बाधाओं को दूर करने में सक्षम है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि मणिपुर के मिरेकल मैन के नाम से मशहूर IAS अधिकारी जो हैं आर्मस्ट्रांग पांबे, इनको बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा, ये आप जानते भी होंगे। 2012 में राज्य की वित्तीय सहायता के बिना 100 किलोमीटर की लंबी सड़क के लिए इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से क्राउड फंडिंग कर ली थी, और लोगों की सड़क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह से केरल के कोझिकोड में जो पूर्व जिला कलेक्टर थे प्रशांत नायर, उन्होंने ऑपरेशन सुलेमानी चलाया था। सुलेमानी, इसका तात्पर्य क्या था कि सम्मान के साथ भोजन उपलब्ध कराना, जनता के लिए से मिले जो गुमनाम दान था उसके लिए उपयोग किया, भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने में मदद किया। तो ये क्या कर सकते हैं कि संसाधन की कमी को दूर करने में भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, कानून व्यवस्था को लागू करने में भूमिका निभाते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने में भी, जैसे निष्पक्ष चुनाव, सहभागी लोकतंत्र, समावेशी लोकतंत्र। इन सारे कीवर्ड्स को अगर आप लिखोगे ना, बिल्कुल नंबर आपको झूम झूम के मिलेंगे, क्योंकि आपको कीवर्ड्स में ही लिखना होता है आंसर। GS में इतने सारे कितने कम समय मिलते हैं और इतने सारी चीज़ें लिखनी होती हैं कि आपको कीवर्ड्स में ही सभी चीज़ों को लिखना है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो, आप नोट बना लेना इसको।
करियर डिप्लोमेट्स और सिविल सेवक जो क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, समझौताओं पे वार्ता भी करते हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे होंगे उनको बढ़ावा देते हैं, देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में भूमिका भी निभाते हैं। अर्ध न्यायिक भूमिका इनकी होती है, जैसे कि आप देखो तो अभी मेरे बहुत खास मेरे गुरु के समान मानते हैं, IRS अधिकारी रिटायर हुए थे हाल में, उनको जो है एक ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये क्या करते हैं, एक जो विवाद निपटान का तंत्र हो गया या अपीलित प्राधिकरण हो गया, या जैसे जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक किसी डोमेन में काम करते हैं, जिसके विशेषज्ञ सिविल सेवक होंगे, उनको वहाँ पे नियुक्त करते हैं। तो यानी कि अर्ध न्यायिक भूमिका भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जो प्रत्ययुक्त विधान होते हैं, यानी कि विभागीय कानून जो होता है उसकी रूपरेखा, उसका विवरण कौन बनाता है, सिविल सेवक बनाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका है, यानी उनके महत्व को, उनकी भूमिका को आपको सिविल सेवक में, शासन में या लोकतंत्र को मजबूत करने में, ये आपका एक पॉइंट तैयार हो गया। ठीक है, इन्हीं को मेंस का आपका एक टॉपिक तैयार हो गया। ये पॉइंट यहाँ से सवाल बन सकते हैं पूरे तरीके से, बता दूं हर साल इस पे सवाल आए हुए हैं। अब आता है कि इन्हीं जो सिविल सेवक हैं उनके कामकाज से चुनौतियाँ क्या हैं, क्योंकि चैलेंजेस आलोचनात्मक मूल्यांकन कैसे करोगे जब तक आपको चुनौतियाँ ना पता हो। तो चुनौतियाँ हैं, और इन चुनौतियों में मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया। इसी से नोट्स ऐसे ही बनाने होते हैं आपको। ठीक है, तो चुनौतियाँ क्या हैं, तो लाल फीताशाही से हमारी नौकरशाही जूझ रही है। ठीक, लाल फीताशाही बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वायत्तता के मुद्दे हैं। ठीक, इसी प्रकार से लोकतंत्र में सिविल सेवकों की समझ क्या है कि बुनियादी ढांचों की कमी है। कई बार क्या होता है कि आप देखो ना, विकास के संबंध में या इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में जो सर्विस डिलीवरी होती है उसमें सबसे बड़ा जो उसको ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, बुनियादी ढांचे की कमी। इसी तरह से हमारे जो सिविल सेवक है उनके संबंध में जवाबदेही और कार्यकुशलता का भी अभाव है। बदलते जो प्रवृत्तियां हैं, बदलते टेक्नोलॉजी के संबंध में उनके जो नए नवाचार होने चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, वो नहीं है। तकनीकी जो है पिछड़ापन भी है। तकनीकी तौर पे जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस प्रकार से सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं या सिविल सेवक जो हैं उस प्रकार से सर्विस डिलीवरी को करने में नाकाम रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से उनके समझ सिक्योरिटी के भी मुद्दे होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो सिविल सेवक होते हैं उनके जान के खतरे भी होते हैं, ये भी सब चुनौतियाँ हैं। और भ्रष्टाचार की समस्या तो है ही। तो ये कॉमन तौर पे चुनौतियाँ जो आप जानते होंगे, इसको मैंने यहाँ पे मैप के माध्यम से इसको डायग्राम को बना दिया। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे कई गई हैं कि आप देखो स्वायत्तता की चुनौती है, जैसे कि बार बार ट्रांसफ़र होना, पॉलिटिकल जो प्रेशर होना, उच्च अधिकारियों से दबाव होना, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो इसकी ऑटोनॉमी को प्रभावित करती हैं। बुनियादी ढांचा भी है, जैसे कि कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी है। लाल फीताशाही भी है। ठीक है, सुरक्षा के मुद्दे भी आते हैं। तो ये जो है, अभी एग्जाम्पल के लिए आप लिखो तो IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे को अवैध बार पर छापा मारने के लिए उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। तो ये चीज़ें भी हैं, क्या हैं कि इनके जो है इनके कामकाज को प्रभावित करती चुनौतियां हैं। हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ जो है मिशंस और पहल भी लागू किए हैं, इसको भी आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि सरकार के प्रयास तो लिखोगे ना आप कभी तो कौन सा मिशन कर्मयोगी, सिविल सेवा की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है मिशन कर्मयोगी, ये आप जानते होंगे, जिनमें भारत सरकार के अंतर्गत जो भी पर्सनल है, इंस्टीट्यूशनल है, जो फंक्शनल है, इनके स्तर पे सिविल सेवकों के संबंध में कैपेसिटी जो है डेवलपमेंट में सुधार करना है। iGAT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है, ये ऑनलाइन मंच है जो सिविल सेवा में कैपेसिटी बिल्डिंग में पर्सनल रूप से उनका मार्गदर्शन करता है। ठीक, सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक भी तैयार किया गया। इस कैपेसिटी जो बिल्डिंग आयोग है उसने जो है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इसने शुरुआत भी की थी। इसकी आरंभ जो है इसे 2019 में किया गया था, और ये पहला कॉमन फाउंडेशन कोर्स भी होता है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति भी शुरू की गई है। लोक प्रशासन में जो उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस पर सरकार ने पहल की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपने देख लिया निष्कर्ष भी आपको लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी में निष्कर्ष आप समझो, एक चीज़ आपको ध्यान दो, प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस के अगर चीज़ों को तैयार करना है तो आप 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना। किसी भी टॉपिक का इंट्रो, किसी भी टॉपिक का कंक्लूजन, और बीच के बॉडी पार्ट्स में कम से कम 5 पॉइंट आपको अगर आ रहे हैं तो आपका मेंस निकल जाएगा। थोड़ा सा आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, सभी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि इतना आपको कॉमन, तो आप कंक्लूजन और इंट्रो तैयार रखो, 2-4 पॉइंट भी आपको आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद सारी चीज़ें हो जाती हैं आसानी से। तो निष्कर्ष में अगर आप देखो तो आप लिख सकते हो, बड़ा बेहतरीन निष्कर्ष है कि सिविल सेवक द्वारा पारदर्शिता, दक्षता और अखंडता की दिशा में प्रत्येक जो कदम होता है ना, वो देश को समावेशी विकास और सुशासन के लक्ष्यों के करीब लाता है। तो ऐसे में जो 21वीं सदी है उसमें नागरिकों के समझ जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए, सर्विस डिलीवरी को बढ़ाने के लिए सिविल सेवाओं को सावधानीपूर्वक पुनर्गठन की आवश्यकता है। इस वाले कंक्लूजन को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है, एक पॉजिटिव जो है एंडिंग दे रहा है।
तो ऐसे में जो कंक्लूजन है इसको आप चाहे तो कॉपी में लिख लेना, ये आपके इंपॉर्टेंट मेंस का कंक्लूजन हो गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरे वाले आर्टिकल पे। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो। जैसे कि अभी ADR और बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य बात में अभी हाल ही में ये चल भी रहा था चुनाव के दौरान, तो सुप्रीम कोर्ट ने EVM में जो वोट डाला गया था उसका VVPAT की जो पर्ची, अगर आपने वोट दिया होगा तो आप देखे होंगे कि जब आपने वोट दिया उसके 10 सेकंड के बाद जो एक पर्ची निकलती है VVPAT मशीन में, दिखता है कि आपने किसको उम्मीदवार को वोट दिया है और क्या है। तो उसका 100% क्रॉस चेक कराने की जो मांग थी उसकी याचिकाओं को खारिज कर दिया। ADR ने इस जो है EVM में हेरफेर की संभावना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और 3 जो है अनुरोध किए थे कि बैलेट पेपर सिस्टम को शुरू किया जाए, सत्यापन के लिए मतदाता को पर्ची दी जाए जो पर्ची है, और फिर आप मतगणना के लिए मतपेटी में वापस डाल दी जाए, और VVPAT की पर्चियों का 100% मिलान हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया, जैसे कि आप यहाँ पे निर्णय देख सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय ये दिया कि आप देखो कि VVPAT का सत्यापन, यानी कि उसने बोला कि कोर्ट ने मतदाताओं के इस मौलिक अधिकार को स्वीकार किया कि वोट जो है सही ढंग से दर्ज किए जाए और गणना की जाए, लेकिन 100% जो है उसकी गिनती करवाना या पर्चियों को भौतिक रूप से ले जाना, ये मतलब दावा के रूप में तो हो नहीं सकता, अधिकार के रूप में तो यह है नहीं है। फिर बैलेट पेपर सिस्टम को अपनाने के लिए केंद्र सरकार की जो याचिका थी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक है, EVM VVPAT में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए कोर्ट ने दो गाइडलाइन दिए कि जो आपका सिंबल लोडिंग यूनिट है SLU, इसके प्रोटोकॉल को मजबूत करना है, यानी कि जो इसको कंटेनर में सील और सुरक्षित किया जाए। अच्छा, इसके बाद जो परिणाम घोषित होता है तो कम से कम 45 दिन तक जो है ये सीलबंद कंटेनर को EVM के साथ स्ट्रांग रूम में रखा भी जाए। बर्न्ट मेमोरी का सत्यापन हो, जैसे मान लो कोई चुनाव हारने वाला उम्मीदवार है, वो लिखित अनुरोध दे रहा है, तो उस पर प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का जो विधानसभा है उसके 5% EVM जो होंगी वो उसमें बर्न्ट मेमोरी में सेमी कंट्रोलर की विशेषज्ञ द्वारा जांच की जाएगी, ताकि जो चुनाव में कुछ हेरा फेरी की कुछ गड़बड़ी हो तो वो चीज़ें जो हैं वो क्लियर की जा सके। 7 दिनों की अवधि के भीतर जो ऐसा काम किया जा सकता है। तो ऐसे में ये चीज़ें हुई थी और ये आपको पता भी होगा, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा भी होगा, ये चल भी रहा था। मेन बात ये है कि EVM का विकास कैसे हुआ, EVM का लाभ क्या है और EVM होता क्या है। तो सबसे पहले जो अगर देखें तो 1982 में केरल में विधानसभा उपचुनाव हुए थे, इसमें पहली बार EVM का इस्तेमाल किया गया, और 1979 में EVM की अनुमति के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन भी किया गया, और 2004 में आम चुनाव में पहली बार इसका उपयोग किया गया EVM का, और तब से इसका किया जाने लगा। ठीक है, अभी सुब्रमण्यम स्वामी बनाम अन्य भारत जो केस था इसमें निर्वाचन आयोग का, इसमें VVPAT के इस्तेमाल को सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इसको जो है अनिवार्य किया। ठीक, और चंद्रबाबू नायडू बनाम अन्य भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने, यही चंद्रबाबू नायडू जो सरकार बनवा रहे हैं, ठीक है, तो और यही सुब्रमण्यम स्वामी जो सरकार में किनारे कर दिए गए, तो दोनों बड़ी रोचक बातें हैं। तो इसमें निर्णय भी दिया था कि प्रत्येक विधानसभा असेंबली होगा इसमें सेगमेंट में 5 EVM का VVPAT से अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। ये बातें यहाँ पे संवैधानिक विकास है, या संवैधानिक बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जो है कुछ निर्णय है। तो EVM VVPAT होता क्या है? EVM क्या होता है कि पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर ये डिवाइस होता है जो चुनाव प्रक्रिया को मॉडर्न बनाने के लिए डिजाइन किया गया। इसको कौन बनाया, ये बात ध्यान देना, चुनाव आयोग ने, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल, इसके साथ मिलकर के बनाया। और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड किसके साथ काम करती है, तो ये रक्षा मंत्रालय के साथ काम करती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किसके अंतर्गत कार्य करती है, तो परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत काम करती है। बड़ा रोचक तथ्य है। ठीक है, इसमें 2 यूनिट होती है, एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है बैलेंसिंग यूनिट, बैलेटिंग यूनिट। तो बैलेटिंग यूनिट क्या होता है, इसका वोट डालने के लिए इस्तेमाल होता है और 16 बटन वाले कीबोर्ड की तरह ये काम करता है। और कंट्रोल यूनिट, इसे मास्टर यूनिट बोलते हैं, ये किसके पास होता है, पीठाधीश अधिकारी जो होंगे, पीठासीन अधिकारी। जैसे कि आप वोट देने गए होंगे तो एक ऑफिसर पीठासीन अधिकारी होगा जो EVM के बगल में बैठा होगा, EVM के साइड में, और वो उसके पास एक मशीन होगी, वही जो है आपको बोल रहा है आप जाइए, अच्छा रुकिए थोड़ा 2 मिनट, मतलब जब वोट पड़ रहा है 10 सेकंड तक 12 सेकंड तक वो रोकता था, वो पीठासीन अधिकारी होता है, उसे मास्टर यूनिट उसके पास होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लिया आपने। इसी तरह से VVPAT होता है। VVPAT क्या होता है, EVM का एक कंपोनेंट होता है जो कि ये सत्यापित करता है, प्रमाणित करता है कि मतदाता का जो वोट है जिसको बटन दबाया है उसी को मिला है। पर्ची निकलती है 7 सेकंड के लिए, और फिर जो होता है वो उस पर चुनाव चिन्ह प्रिंटेड होता है, नाम प्रिंटेड होता है, और फिर वो नीचे जो है वो गिर जाता है पर्ची। ठीक है, ये चीज़ें। और VVPAT का EVM के साथ जो पहली बार उपयोग कब हुआ था, गोवा चुनाव में। ठीक, गोवा चुनाव में, और 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरी बार पूरी तरह से EVM में VVPAT का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया था।
ठीक। इसके लाभ क्या होते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है कि इसका लाभ ईवीएम वीवीपैट का है कि ये बैटरी से चलती है, बिजली की आपूर्ति नहीं होती, ये अवैध वोटों पर रोक लगा सकती है, और 1 मिनट में केवल 4 वोट ही डाल सकते हैं आप। इस तरह से बूथ कैप्चरिंग घटना रुक जाती है। जैसे 1 मिनट में आप जाओ तो मैक्सिमम 4 लोग ही वोट दे पाएंगे। तो बूथ कैप्चरिंग में होता क्या है ना कि जल्दी से गए और 10-15 बटन टिप दिया, वोट पड़ गया, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, कंट्रोल यूनिट पर अगर हम क्लोज बटन दबा दें तो मतदान करने की संभावना खत्म हो जाती है। अगर कंट्रोल यूनिट पर टोटल बटन दबा दें तो कुल वोटों की संख्या भी प्रदर्शित होगी और कितने वोट मिले हैं ये भी, मतलब ये प्रदर्शित नहीं होता। ठीक है, प्री प्रोग्रामिंग के जरिए ईवीएम में हेरफेर करना संभव नहीं है, ये बातें यहाँ पे होता है। ठीक, तो ये आप इसका निष्कर्ष हो गया। तो हमारे लोकतंत्र, इसमें निष्कर्ष में बताया कि हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नागरिकों की जो अभिव्यक्ति है, वो पसंद है, उसका महत्व सम्मान दिया जाए, और नागरिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा निर्वाचन तंत्र के बीच में सहयोग विश्वास की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ये बातें यहाँ पे हमने की। तो आज हमने 3 आर्टिकल आपको कराया। इसमें से ईवीएम वीवीपैट आपको प्रीलिम्स के लिए 2-3 चीज़ें यहाँ ध्यान देनी है। बाकी 2 मेंस के हिसाब से मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाए हैं। कैसे लगे, सभी सिलेबस के हिसाब से मैंने आपको लिंक कराया। नेक्स्ट आर्टिकल जो नेक्स्ट क्लासेस में आपको जो है, जो सभी आर्टिकल बचे हुए हैं, 3 आर्टिकल और एक छोटे से आपका संक्षिप्तियाँ हैं, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। यानी कि 2 क्लासेस में पॉलिटी और गवर्नेंस खत्म हो जाएगी। और ये बेहद आराम से तरीके से मैं आपको सिलेबस के हर एक टॉपिक से लिंक करके, PYQ भी मैं कल से थोड़ा सा लाने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे आए हैं। वैसे आप चाहो तो देख सकते हो, इस पर सवाल बने हुए हैं, बेहद आसान सवाल बने हैं, और इतना पढ़ने के बाद आप सवाल को सॉल्व करने की स्थिति में होगे। ठीक है, तो मैं आपको इसी तरह से पढ़ाने वाला हूँ, और ये क्लासेस जो हैं वो साल भर चलेंगी। मैगजीन में आपको पता है पिछले साल भी मैंने आपको मई से लेकर के पूरा मार्च तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। और जनवरी फरवरी मार्च में मैगजीन मैंने इसलिए नहीं करा चूँकि मैंने उसको वहाँ पे PT वाला पढ़ाया है मार्च तक का। अब PT का मार्च तक का सभी सेगमेंट कंप्लीट है, तो ऐसे में मैं आपको अप्रैल मंथ से मैगजीन की शुरुआत कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज पूरी चलती रहेगी। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।